ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने कॉजेज को देखा। अब हम देखेंगे कि जो ये म्यूटिनी है वो म्यूटिनी यानी कि जो गदर है, मेन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, गदर। ठीक है। अब ये म्यूटिनी जो है ये एक रिवेलियन बनती है, विद्रोह बन रहा है, विद्रोह। ठीक है, रिवोल्ट। अब ये विद्रोह कैसे बना कि जितना भी ये लोगों में जो सेटिस्फैक्शन, लोग जो डिसकंटेंट थे ब्रिटिश पॉलिसीज से लेकर के हर एक चीज़, हर एक सेक्शन, इंडिया के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते होते फाइनली वो रिवेलियन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो रिवेलियन है इसकी कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से, मेरठ से। मेरठ का क्या इशू है, मेरठ का ये था कि जो मंगल पांडे हैं, है ना, मंगल पांडे वाला केस आपको पता ही होगा। मंगल पांडे को बैरकपुर में क्या हुआ था, बैरकपुर में मंगल पांडे को क्या दिया गया था, उनको हैंग कर दिया गया था, फांसी हो गई थी। और फिर ऊपर से एक तो इससे सिपॉइज जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इनके अगेंस्ट में। ठीक है। फिर मेरठ में ये होता है कि जो न्यू कार्टिजेज आई थी, चर्बी वाला जो कारतूस था, उसको इन लोगों ने मना किया था कि नहीं हम नहीं करेंगे सिपॉइज ने। ठीक है। और मना करने के बाद क्या हुआ कि अब इनके साथ जो है मंगल पांडे के बाद मेरठ, अब जितने भी सिपॉइज थे वो मेरठ से उठते हैं और जाते हैं कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में जा रहे हैं। दिल्ली में क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है, बहादुर शाह जफर, क्योंकि जो मुगल अथॉरिटी है वो है बहादुर शाह जफर के पास। क्यों, अच्छा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मुगल अथॉरिटी के पास ही क्यों जा रहे हैं, कौन है, क्योंकि वहाँ का जो बादशाह था बहादुर शाह जफर जो था वो, ऑब्वियस सी बात है, मुगल अथॉरिटी का नाम था। कितने भी मुगल्स जो थे वो आपस में डिवीज़न उनमें हो गया था, लेकिन जो बहुत सारे इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका अपना अपना राज्य तो था, लेकिन मुगल्स का एक अथॉरिटी लॉन्ग टाइम से इंडिया में चली आ रही थी, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर के पास ये लोग गए और इनको कहा कि आप जो है इस युद्ध का लीडरशिप करिए, क्योंकि युद्ध जो रिवेल शुरू होगा उसके लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप कौन करेगा, बहादुर शाह जफर को दे दिया गया। बहादुर शाह जफर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाती है, उनकी हिम्मत आ जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है, और वो सब लोग एक साथ जो है युद्ध के लिए, रिवेलियन विद्रोह करने के लिए जो है अपनी अपनी जगह से वो तैयार हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि लीडरशिप आ जाती है। आगे क्या होता है कि अब जो रिवेलियन है वो रिवेलियन स्टार्ट हो गई है। रिवेलियन स्टार्ट्स, रिवेलियन स्टार्ट कैसे होगी, ठीक है, विद्रोह सारा कुछ हो गया, लीडरशिप मिल गई, अब रिवेलियन स्टार्ट हो गई, द रिवेलियन स्टार्ट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब जितने भी लोग थे, अब जैसे कि एक तरफ लखनऊ है, लखनऊ, एक तरफ कानपुर, कानपुर, झांसी, ठीक है, हम और आगे भी देखेंगे, फैजाबाद, फैजाबाद, बरेली, बरेली हो गया, ठीक है, और मालवा, मालवा इन मध्य प्रदेश। तो इन सभी जगहों पर, इन ऑल दिस प्लेसेस, लखनऊ में, लखनऊ की कहानी क्या थी, यहाँ पे कौन युद्ध कर रहा था, तो बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल का एक बेटा था, देयर वाज अ सन ऑफ बेगम हजरत महल, एंड उनके बेटे को, क्योंकि ये लोग अडॉप्ट ही नहीं कर रहे थे ब्रिजेश कद्र को, क्योंकि जो वाजिद अली शाह थे उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, तो इनके सन को, जिनका नाम था ब्रिजेश कद्र, उसको ये लोग क्या कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ब्रिजेश कद्र, ठीक है। फिर इन्होंने लखनऊ से स्टार्ट कर दिया रिबेल। कानपुर का आपको पता ही है, नाना साहेब, नाना साहेब भी एडॉप्टेड जो थे वो सन थे, किसके सन थे, एडॉप्टेड सन किसके थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। तो फिर अब क्या होता है, नाना साहब को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये पेशवा बाजीराव सेकंड से इनकी स्टोरी जुड़ी हुई है, आप जरा सा ध्यान रखेंगे, दिस ऑल क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन UT2, ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड। अब
अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी यही कहानी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अभी हम लोग समझ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी। फिर फैजाबाद में जो थे वहाँ पे एक मौलवी थे जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला जितने भी इस्लाम थे उनको एक साथ लेकर के खड़ा किया, सारे इस्लाम को इस रिबेल में सपोर्ट करने के लिए। बरेली के बख्त खान थे जो खुद ही एक बहुत बड़े सोल्जर थे। बख्त खान जो थे ये सोल्जर्स थे, बहुत बड़े सोल्जर थे। अब इन्होंने सारे जो सैनिकों को एक साथ इकट्ठा किया रिबेल के लिए। मालवा में अवंती बाई हैं, अवंती बाई इन मालवा, इनकी कहानी ये है कि जब ये पूरी तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स के चारों तरफ से घिर जाती हैं, ठीक है, तो घिरने के बाद क्या होता है, ये सोच रही है कि इससे अच्छा कि हम खुद को ही मार लें, ठीक है। और इस तरह से ये बहुत सारे जो स्टेट्स हैं और भी बहुत सारे थे, ठीक है। बिहार में हम देखें तो आरा में आरा इज बिहार, दैट इज वीर कुंवर सिंह बहुत ही ओल्ड एज में थे और इनको जो है इन्होंने क्या किया था इस रिबेल में। तो ये सारे ये जमींदार थे, ये कौन थे, वीर कुंवर सिंह, ये लैंडलॉर्ड थे। ये सब लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसलिए ये सब लोगों ने विद्रोह जो है, अब रिबेलियन स्टार्ट हो गया इन सभी जगहों पे, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा द कंपनी फाइट्स बैक। नेक्स्ट है द कंपनी फाइट्स बैक। अब कंपनी भी तो हाथ पे हाथ रख के बैठेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपनी क्या करेगी, वो फाइट बैक करेगी, वापस आती है इस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, ठीक है। तो कंपनी फाइट्स बैक में हम देखेंगे द कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी है। द कंपनी फाइट्स बैक, फाइट करेगी, बैक करती है, ठीक है। कैसे फाइट बैक करती है कि अब ये जो है रानी जो जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी पे, लखनऊ पे, कानपुर में, जहाँ जहाँ लोगों ने विद्रोह किया था उन सब जगहों पे जाकर के कंपनी के लोग, कंपनी के ऑफिसर्स वहाँ पे जाके विद्रोह को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं। तब जाके रानी लक्ष्मीबाई की डेथ होती है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, ये जितने भी लोग थे ये सब लोग एक एक करके, तात्या टोपे तो ये होता है कि वो जंगल में चले जाते हैं, स्केप टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और वहाँ पे जाके गुरिल्ला वॉर जो है उसको वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गुरिल्ला वॉर आपको पता ही होगा। गुरिल्ला वॉर क्या था कि माउंटेन में जो माउंटेन के रास्ते होते थे उन रास्तों से जाके छुप छुप की जो लड़ाई होती थी, दैट इज गुरिल्ला वॉर। ये लड़ाई आपको पता है, इसके पहले जो है कौन करते थे, शिवाजी करते थे, ठीक है, और इन मुगलों के अगेंस्ट में, ठीक है। ये हो गया तात्या टोपे को भी, ये जंगल में चले जाते हैं, इनकी कहानी ये है, ठीक है, जंगल में जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को आपको पता ही है कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाती हैं। फिर अवंती बाई को मैंने आपको बताया है कि उनका क्या हुआ था, कि वो अवंती बाई जो है वो चारों तरफ से ब्रिटिश ऑफिसर से गिर जाती है और फाइनली उनको खुद ही को वो मार के ख़त्म कर लेती है। तो इस तरह से कंपनी हर जगह जहाँ जहाँ भी रिबेल हुआ था उन सब जगहों पे सोल्जर्स को सप्रेस करना, मतलब विद्रोह को ख़त्म करने के लिए ये लोग करते हैं। फिर आगे क्या होता है कि आफ्टर मैथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर मैथ क्या होता है, मतलब कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इतना जो बड़ा विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का इम्पैक्ट क्या था, प्रभाव क्या था, आउटकम क्या था, रिजल्ट क्या निकला आफ्टर मैथ में, ठीक है। आफ्टर मैथ मतलब इम्पैक्ट यानी कि आउटकम। क्या आउटकम पड़ा, सबसे पहली बात देखो इम्पॉर्टेंट है, लाइन्स में पॉइंट्स में समझना, बाकी आप एक बार रीडिंग कर लेना। आफ्टर मैथ ये हुआ कि अब जो पावर थी, पावर कहाँ ट्रांसफर हो गई, पावर ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू कहाँ पे ट्रांसफर होके गई, ब्रिटिश क्राउन। अब ये ब्रिटिश जो है वहाँ के किंग और क्वीन उनके हाथ में पावर चली गई। अब कोई ट्रेडिंग कंपनी जो है वो उस पावर को नहीं संभालेगी, ठीक है।
एक ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना आप इसको उसमें, ठीक है। और ये कैसे हुआ था, एक नया एक्ट आया था, न्यू एक्ट पास हुआ था, ठीक है। कब आया था, 1857 में हुआ था, तो 1858 में ये नया जो है ये लॉ आया था। सेकेंड थिंग क्या है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जितने भी रूलिंग पीपल यानी कि जो किंग थे, नवाब थे, इन लोगों को ये एश्योर किया गया, क्या एश्योर किया गया कि आपकी जो किंगडम है वो आपकी किंगडम हम अपनी ब्रिटिश टेरिटरी में अब क्या करेंगे, अब हम उसे नहीं मिलाएंगे। एश्योर किया नॉट टू एनेक्स, एनेक्स मतलब ऐड करना, नॉट टू एनेक्स योर किंगडम टू ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है। अब जो तीसरा इम्पैक्ट था वो क्या था कि प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स, तीसरा इम्पैक्ट ये था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका प्रोपोर्शन कम कर दिया गया। क्लियर, ये थर्ड इम्पैक्ट था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इम्पैक्ट क्या था कि इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन कहाँ पे, आर्मी में। क्यों, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी, इनको लग रहा था कि इन्हीं की वजह से सारी चीजें हुई है। इंडियन सोल्जर्स प्रोपोर्शन रिड्यूस्ड, कम कर दिया गया, रिड्यूस्ड इन आर्मी। अब और तो फिर क्या होगा, किसकी बढ़ाएंगे, अपनी सोल्जर्स को बढ़ाएंगे, ब्रिटिश सोल्जर्स को, ब्रिटिश जो सोल्जर्स है उनका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ ये होता है, अब इनको कहा गया कि आपको ये अवध वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत किए थे, सोल्जर्स जितने भी थे, ये अवध हो गया, ये सेंट्रल इंडिया के जो सोल्जर्स हो गए, और ये आपके तो ये साउथ इंडिया के भी कुछ सोल्जर्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो अब इनको हम नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे किनको, गोरखास को। इंडिया में जो गोरखास है, नेपाल के आसपास वाले जो लोग थे, गोरखास को, सिख को, पंजाबी सिख को, इन लोगों को रखेंगे अपने रेजिमेंट में, ठीक है। और ये इन लोगों को अवध ये जो सिपॉयज थे, इनके यहाँ के जो लोग हैं, हम इनको अपने उसमें नहीं रखेंगे। ये तीसरा चेंज हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिड्यूस करके अपना सोल्जर्स बढ़ाया था। एक और पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है आपका कि मुस्लिम की जो लैंड और प्रॉपर्टी थी ना, उसको इन लोगों ने ले लिया था। क्यों, लैंड ऑफ मुस्लिम की जो लैंड थी उसको इन लोगों ने कन्फिस्केट कर लिया था। कन्फिस्केट मतलब उसको अपनी अथॉरिटी में मिला लिया था। लैंड ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड, क्योंकि इनको लग रहा था, अब ये इनको सस्पिशन की नज़र से देखने लगे, शक की नज़र से ब्रिटिश जो है सस्पिशन से इनको देखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यही लोग जो है, ये क्योंकि बहादुर शाह जफर हुए थे, यही लोग जो है, ये सबसे बड़े रीज़न है इस विद्रोह को करने के लिए। तो सस्पिशन से देखते थे, होस्टैलिटी से देखते थे कि यही लोग हैं मेन कारण थे। तो इनके लैंड्स को, इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको इन लोगों ने कन्फिस्केट के लिए, कन्फिस्केट मतलब अपने अंडर सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि अब हम रिस्पेक्ट करेंगे इंडिया के कस्टमर, इंडिया के जो कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिस्पेक्ट कस्टम्स एंड रिलीजन्स, यहाँ के लोगों के कस्टम्स को, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने शुरू किया, फिफ्थ पॉइंट। और एक आखिरी जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, दैट वाज कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो जमींदार्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, एक तरफ से इन्होंने प्रोटेक्ट करेंगे किसको, जमींदार्स को एंड लैंडलॉर्ड्स को। आप एक तरफ से देख रहे हो कि मुस्लिमों को इन लोगों ने क्या किया, उनके लैंड को जो है ले लेते हैं, मुस्लिमों के साथ प्रॉब्लम है इनको। वहीं जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स के साथ लॉयल्टी दिखा रहे हैं, नॉट रॉयल्टी, इट्स लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं इन लोगों के साथ। क्यों, क्योंकि इंडिया में अपनी जगह बनानी है ना, तो जगह बनाने के लिए लॉयल्टी चाहिए,
ताकि ये लोग जो है, जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, ये इनके फेवर में आ सके, है ना। तो इनकी लॉयल्टी चाहिए थी, और इंडिया में और फेवर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टम्स एंड रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि दोबारा से ये चीज़ें फिर से इस तरह का विद्रोह ना हो, ठीक है। और तो ये सारे जो 6 पॉइंट्स थे, ये थे आफ्टर मैथ, दैट इज इम्पैक्ट एंड आउटकम। सो क्लास, दिस इज ऑल फॉर टुडे. We will discuss next topic in next class.